प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या क्लासेस 10 में। आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं प्रश्नावली 1.3 के सभी वीवीआई प्रश्न को, जो कि आधारित है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर। यह वीडियो जो है, यह क्लास जो है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 को दृष्टि में रख करके तैयार किया जा रहा है। तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए बगैर कोई समय गवाए हम जो है अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारा पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ए बी का मौस गुने ए बी का लॉस निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा, जब दो संख्याओं का लॉस गुने मौसा आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो a और b के लॉस और मौसों का जो गुणनफल होगा संख्या a गुने संख्या b यानी कि a गुने b के बराबर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जब कभी भी आपसे इस तरह का सवाल पूछेगा तो उसमें कहेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकती है, या फिर पूछ सकता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में आपका जवाब होगा अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या भी हो सकती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक ठीक इसी तरीके से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत हमारी परिमेय संख्याएं हो सकती है और अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल जो है पूछा गया इसमें कि वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर लगाने में प्रथम धावक को 3 घंटे का समय लगता है, दूसरे धावक को 4 घंटे का समय लगता है और तीसरे धावक को 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा ले अपने कि जब कभी भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो आपको करना क्या है कि जो अलग अलग समय दिए गए हैं अलग अलग धावक के लिए, उन समयों का लॉसा निकाल लेना है और लॉसा जो होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, आपको ये भी तरीका सीखना है कि कैसे आप जल्दी में इसका जो है लॉसा निकालोगे ताकि आपका जो है एग्जाम में समय बच सके। ठीक है, देखिए यहाँ तीन संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि क्या ये बड़ी वाली संख्या इन दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है। तो देखिएगा 8 4 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे कि 8 का डबल कर लेते हैं, 8 दूनी 16। तो क्या 16 इन दोनों के टेबल में, इन दोनों के पहाड़े में आता है। तो देखिए 4 के पहाड़े में तो आ जाता है लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आता। तब हम इसका तिगुना कर लेते हैं, 8 तिरका 24। 24 जो है 3 और 4 इन दोनों के पहाड़े में आता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो 24 तीनों के पहाड़े में एक तरीके से आ गया, तो इसीलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 24 घंटे। यानी 24 घंटे बाद जो है ये तीनों धावक जो है एक स्थान पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है इसी कड़ी में इसी टाइप का प्रश्न है हमारा। हाँ, जैसा कि प्रश्न संख्या 3 था कि वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में प्रथम धावक को 1 घंटे का समय लगता है, दूसरे धावक को 3 घंटे का समय लगता है और तीसरे धावक को 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए हमने अभी तरीका बताया कि आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो है ये बड़ी संख्या क्या इन दोनों के पहाड़े में टेबल में आता है, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, एक के पहाड़े में तो 5 आ जाएगा लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। तब हम इस बड़ी संख्या को डबल कर लेंगे, 5 दूनी 10 किया तो भी यह 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। फिर 5 तिहाई 15 किया, जब 15 मैंने कर लिया तो खुद ये चूंकि 5 का तिया हो रहा है तो 5 के टेबल में तो 15 आएगा ही, फिर उस 3 के भी टेबल में आ जाएगा और 1 के टेबल में तो 15 आएगा ही आएगा। इसलिए 15 जो हो गया इसका लॉसा हो गया 1 3 और 5 का, और वही हमारा सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी 15 घंटे। 15 घंटे बाद जो है ये तीनों धावक प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलेंगे। ठीक ठीक इसी टाइप का एक और प्रश्न हमने ले लिया है। ठीक है,
कि देखिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में प्रथम धावक को 2 घंटे का समय लगता है, दूसरे धावक को 4 घंटे का समय लगता है और तीसरे धावक को 6 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या 6 घंटे के साथ है। ठीक है, अब 6 जो है ये 4 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, ये दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो अगर किसी एक के टेबल में नहीं आ रहा ये बड़ी संख्या तो हम इसका डबल या फिर इसका ट्रिपल करके चेक करेंगे। ठीक है, या फिर उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 6 का अगर टेबल आप पढ़ते हो तो 6 दूनी 12 आ जाता है 2 बार में। ठीक है, तो 2 बार में 12 आ रहा है, वो 12 जो है 4 के भी टेबल में आ जाता है और 2 के भी टेबल में आ जाता है। इसलिए 2, 4 और 6 का जो लॉस हो गया वो 12 हो गया और यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 घंटे। यानी 12 घंटे बाद जो है तीनों धावक जो है प्रस्थान बिंदु पर जरूर मिलेंगे। ठीक है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा कौन सी संख्या से। एक बात जान लीजिए कि कभी भी सम संख्या के रूप में अभाज्य संख्याओं की संख्या दी गई हो और उनका योगफल को पूछे कि उनका योगफल जो है वो विभाजित होगा कौन सी संख्या से, तो इतना कन्फर्म है कि वो कभी भी किसी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया गया है ये ऑप्शन नंबर ए में 6 है एक सम संख्या, ऑप्शन नंबर बी में 4 है ये भी एक सम संख्या, ऑप्शन नंबर सी में 8 है ये भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो यानी इन तीनों से यह विभाजित नहीं होने वाला इन प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो हमारा सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा फैक्ट को और चेक कर लेते हैं और इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो हमारी प्रथम जो अभाज्य संख्याएं हैं वो इस प्रकार होती हैं। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या है 2, है ना, जो कि एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद आता है हमारा 11, 7 के बाद क्या आ जाता है 11 आता है और 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद 19 और ऐसे ही करके एंड सो ऑन आप आगे तक चले जाते हो। तो ऐसे करके हमें जो है 13,986 अभाज्य संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, और उनका योगफल जो है n है और उसका पूछा जा रहा है कि वो किस संख्या से विभाजित होगा, जो यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं क्या इनसे विभाजित होगा। तो देखिए यहाँ जो ये पहली संख्या है ये सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से किसी दो को जोड़ करके जरा देखिए पहले। ठीक है, तो यहाँ जब आप 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 मिलता है। ठीक है, 8 एक सम संख्या प्राप्त हो गया, यानी कि 2 ठो विषम अभाज्य संख्याओं को जब आप जोड़ते हो, ये सभी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब कभी भी आप 2 विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हो तो आपको एक सम संख्या प्राप्त होता है योगफल के रूप में। ठीक है, किसी पर भी ये ट्राई कर लीजिए। ठीक है, जैसे 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 एक सम जो है संख्या प्राप्त हुआ योगफल के रूप में, 7 और 11 को जोड़ लिए तो 18 एक सम संख्या प्राप्त हुआ योगफल के रूप में। ठीक है, यहाँ पर 2 ठो विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर ऐसा हो रहा है, लेकिन आप 3 ठो 5 ठो या 7 ठो ऐसी संख्याओं को जोड़ करके जरा देखिए तो, है ना, तो जब हम 3 ठो लेकर के जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा 7 5 12 और 12 3 15 एक विषम संख्या जो है प्राप्त हुआ योगफल के रूप में। ठीक है, आप फिर इन तीनों को लगातार जोड़ करके देखिएगा, है ना, तो यहाँ देखिएगा 7 5 12 और 11 जोड़ेंगे तो 23 एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है योगफल के रूप में। ठीक है, तो क्या 3 ठो के लिए ऐसा हो रहा है, क्या 5 के लिए भी ऐसा होगा? तो हाँ, 5 के लिए भी ऐसा होगा। ठीक है, 5 ठो संख्या लेकर के जरा देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक 5 ठो संख्याएं हैं हमारी विषम अभाज्य संख्याएं, तो ये आप जोड़िए। 13 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 24 और 24 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो मिलेगा 31, 31 में जब 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 39। ठीक है, तो ये जो 39 मिला ये एक विषम संख्या प्राप्त हुआ आपको योगफल के रूप में। कब? जब आप 5 ठो विषम अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहे हो तब। तो जब कभी भी आप 3 ठो
5 ठो, 7 ठो, 9 ठो, 11 ठो, यानी कि विषम संख्या में विषम अभाज्य संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या ही योगफल के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जब विषम संख्या ही योगफल के रूप में प्राप्त होगा और उसमें जब हम दो ठो को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, दो को जोड़ेंगे, तो कभी भी विषम संख्या, जैसे कि 3 एक विषम संख्या है, उसमें एक सम संख्या 2 जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, विषम ही प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो यानी कि विषम संख्या में जब हम 2 को जोड़ते हैं, एक सम संख्या को जोड़ते हैं, तो हमें एक विषम, है ना, संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 13,986 संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उनमें से अगर आप 2 को अलग कर देते हो तो आपके पास एक संख्या तो निकल गया। ठीक है, एक संख्या निकल गया तो आपके पास कितनी संख्याएं बच गई, 13,986 संख्याओं में से 13,985 संख्याएं बच गई, और ये सभी की सभी क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, विषम अभाज्य संख्याओं की यहाँ संख्या जो है वो खुद विषम के रूप में है। देखिए 13,985 है, जोड़े के रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये चूंकि विषम संख्या में है तो इनको जब जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी, और उसमें जब हम 2 को भी जोड़ेंगे, चूंकि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है तो उसमें 2 को तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी शामिल करके जोड़ेंगे। तो जब 2 को हम जोड़ेंगे और इनका जोगफल खुद एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है, और उसमें जब 2 को जोड़ेंगे तो हमें जो परिणाम मिलेगा वो भी एक विषम संख्या ही मिलेगा। और कभी भी विषम संख्या जो है किसी सम संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो ये जो विषम संख्या हमें योगफल प्राप्त होगा वो 6 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या माना जाएगा, सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना, जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो वह है। इनमें से बताना है कि वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से भी, 20 से भी और 24 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या इसमें से कौन है। ठीक है, तो देखिएगा जिसके लास्ट में 1 जीरो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब सिर्फ इसकी देख करके हम नहीं पहचान सकते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर जोड़े में 0 होगा तब चांसेस बनता है कि वह पूर्ण वर्ग होगा। अभी चांसेस बनने की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जोड़ा में 0 नहीं है तो ये ऐसे ही हट गया कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके जवाब में, इसके आंसर में ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है। ये कैसे है, तो देखिएगा यहाँ 0 जो है आखिर में वो जोड़े के रूप में है, और 0 को छोड़ करके जो संख्या हमारे पास 16 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, 4 चौका 16 होता है। ठीक है, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जरा चेक कीजिए, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर डबल 0 तो दिया हुआ है, लेकिन अगर हम 0 को छोड़ दें जो कि जोड़े में है तो जो संख्या बच रही है 24 वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अर्थात 24 जो है किसी संख्या को उसी संख्या में गुना करने पर हमें प्राप्त नहीं होता है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर जो है 3600 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है, तो इस 36 पर जो 0 दिए गए हैं वो जोड़े के रूप में है, और 0 को छोड़ दूं तो जो 36 है वो खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 6 36 होता है, तो यह पूरी की पूरी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो यहाँ जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं मुझे 2 ठो प्राप्त हुई, एक ऑप्शन नंबर बी में 1600 और एक ऑप्शन नंबर डी में 3600। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो है वो सही आंसर, सही जवाब हमारा क्या होगा। ठीक है, तो वो चेक हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से पता कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी वो संख्या है जो 16 से, 20 से और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, तो देखिएगा 16 से आप 1600 को भाग करोगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आप 20 से भी इसको भाग करोगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या ये 24 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ये 24 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, है ना, शॉर्टकट में चेक भी कर सकते हैं कि आप यहाँ लिख लीजिए 1600 और 1600 में 24 से क्या कर लीजिए, भाग देकर जरा देख लीजिए। तो 24 से कम 24 नहीं करोगे आप, ये तो चलिए 25 छक 150 होता है, तो 24 छक ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 24 छक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका
चौका 24 का 4, हाथ लगा 2, हाथ लगा 2, और 6 दूना 12, 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। ठीक है, अगर 7 बार पढ़ते तो 7 चौका 28 का 8, हाथ लगता 2, और 7 दूने 14 और 2 16, है ना, तो ये इससे ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो 6 बार में ही देंगे। यहाँ 10 में से 4 जाएगा, हमारे पास बचेगा, है ना, 6, और ये हो गया 5 में से 4 गया 1, और 1 1 खत्म हो जाएगा, फिर उतरेगा 0। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, फिर आप 6 बार में दोगे तो यहाँ 144 ही आएगा। ठीक है, 144 आएगा, तो आप 10 में से 4 ले जाओगे, क्या बचेगा 6, और 5 में से 4 गया 1, है ना, और ये कट गया, तो यानी कि 16 रिमाइंडर बच जा रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। तो अब जो एक ऑप्शन बचा हमारे पास वो है कौन सा ऑप्शन, तो वो है हमारा ऑप्शन 3600। 3600 जो है ना, 16 से, 20 से और 24 से, तीनों से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है, और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि लस इनके महत्तम समापवर्त्य यानी कि मौस का 14 गुना है। तो इनके लस और मौस का जोड़ क्या है, 600 है। तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ जो कंडीशन दिया गया है इसमें यह कह रहा है कि जो महत्तम समापवर्तक है अगर मैं उसको x ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं, x, है ना, तो हमारा जो लस होगा वो हो जाएगा 14 गुना यानी कि 14x। ठीक है, और फिर बोला है कि वहाँ लस और मौस का जो जोड़ है वो 600 है ना, यानी कि यहाँ 14x और प्लस x को अगर कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, तो वो कितना हो रहा है, 600 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये 15x बराबर हो गया 600। ठीक है, तो यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 600 और बटा 15। तो 15 से हम इसको भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60 होता है, 0 बच गया, तो 40 आ गया x का मान। तो यानी हमारा जो मौसा है वो हमारा मौसा कितना है, 40 है, मौसा हमारा 40 हो गया, और हमारा जो लौसा हो गया वो 14 गुने 40 हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 14 चौका 56, यानी इस पर एक 0, 560 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लौसा और ये हो गया मौसा। अब पहली संख्या चूंकि हमें दी गई है, ठीक है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पूछी जा रही है। ठीक है, तो कभी भी अगर दूसरी संख्या पूछे तो कैसे निकालते हैं, तो दूसरी संख्या को निकालने का तरीका आपका ये रहेगा कि लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। क्या लिखोगे आप लिखोगे लौसा गुना मौसा, ठीक है, और बटा पहली संख्या। ठीक है, बटा पहली संख्या, इससे क्या निकलेगा, दूसरी संख्या का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लौसा कितना है 560 है, और मौसा कितना है वो है 40, और पहली संख्या कितनी है 280। अब देखिए 0 से 0 को हटा लीजिए, ऐसे इजीली कट जाता है, और 28 दूनी होता है 56, तो 2 बार में गया तो हमारे पास बचा 2 और गुना में बचा 40, है ना, यानी कि 40 दूना 80। तो जो 80 आया वही हमारा दूसरी संख्या है। ठीक है, वही हमारी क्या है, दूसरी संख्या है 80। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी 80 वही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे किया जा रहा है, ठीक है, कि 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है, यानी आपको बताना है मौसा। जब कभी भी पावर के रूप में संख्याएं दी गई हो और आपको बताना हो मौसा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें कि दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर 6 है, ठीक है, और यहाँ 12 जो है इसमें भी 6 शामिल है, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, तो दोनों में 6 शामिल है, तो हम 6 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, और पावर के रूप में है, यहाँ x का पावर 4 है या x का पावर 1 है। ठीक है, तो अगर पावर वाली ऐसी संख्याएं दे दी जाए, ठीक है, तो उसमें से छोटे पावर को आपको निकालना है, तो एक ठो x बाहर आ जाएगा। ठीक है, छोटा पावर वाला। ठीक है, और देखिएगा यहाँ y भी 1 है, यहाँ y भी 1 है। ठीक है, तो दोनों का पावर सेम है, तो हम एक ही y निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो 6xy बना है ना, यही हमारा सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो 6xy ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, और यही हमारा मौसा
होगा 6x के पावर 4y तथा 12xy का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है कि √10 गुने √15 बराबर होगा किसके। ठीक है, √10 गुने √15 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे बना लेंगे आप आसान तरीके से। ठीक है, √10 है तो √10 जो है इसका मतलब है कि यह है √2 और गुना √5 है ना, मतलब रूट के अंदर ही 2 गुना 5। उसी तरीके से √15 जो है यह 3 गुना 5 है, रूट के अंदर 3 गुने 5 है। ठीक है, तो जब हम इसका गुना करेंगे तो यहाँ पर भी √5 यहाँ पर भी √5 वो बाहर आ जाएगा, और जिनका जो है जोड़ा नहीं लग पा रहा है वे अंदर ही गुना हो जाएंगे, यानी 2 और 3, तो यहाँ पर 5 और रूट हो जाएगा 6। तो हमारा 5√6 वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही हमारा सही जवाब होगा 5√6। ठीक है, तो √10 गुने √15 बराबर क्या हो जाता है 5√6। हमारा अगला प्रश्न है 64 के वर्गमूल को, किसको, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो देखिएगा 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 8। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 64 का जो घनमूल होता है वो होता है 4। वर्गमूल कौन होता है, जो संख्या अपने आप में गुना करके इस संख्या को बना रहा है वो इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसको आपस में ही 3 बार सेम नंबर से गुना कर देने पर यह संख्या बनी है, ये इसका घनमूल हो गया। ठीक है, तो जो 8 8 64 होता है तो 8 वर्गमूल हो गया, और 4 चौका 16 और 16 चौका फिर 64 होता है, तो 4 हमारा घनमूल हो गया 64 का। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल किया गया है कि 8 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान प्राप्त होगा, है ना। तो 64 का वर्गमूल है 8 और 64 का घनमूल है 4, और भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है, सही जवाब है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा ऑलवेज हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो दो अभाज्य संख्याएं अगर P और Q हैं तो उनका मौसा क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पहली संख्या नहीं दी गई है, दूसरी संख्या तो 18 आपको मालूम है, लौसा मौसा मालूम है, तो कभी भी आपको पहली संख्या निकालनी है तो आपको क्या करना है, लौसा गुने मौसा ऊपर लिख देना है, यानी 38 गुने 2 ऊपर लिखेंगे, और जो है पहली संख्या या दूसरी संख्या में से जो भी पूछे तो जो पूछेगा उसको छोड़ करके उसके साथी को नीचे रख देंगे, यानी दूसरी संख्या नीचे आया। ठीक है, और यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 36 था, सॉरी, यहाँ पर 36 है, तो हमारा जो लौसा है वो 36 है और मौसा जो है 2 है, और दूसरी संख्या क्या है 18 है। 18 से ये 2 बार में चला जाएगा, बचा 2 गुने 2 और आंसर आया हमारा 4, इसलिए पहली संख्या जो है हमारी वो है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि 5 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 5 15 और 20 का पहले लौसा चाहिए और फिर उसका मौसा चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप लॉन्ग मेथड से तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि शॉर्टकट मेथड से जो है कम स्टेप में और खासकर बिना कलम कॉपी के यूज किए जो है हम आंसर को क्या कर लें, गेन कर लें, प्राप्त कर लें। ठीक है, तो यहाँ लौसा क्या होगा, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 20, है ना, तो 20 जो है 15 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए 20 लौसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 20 दूनी 40 करके देख लेते हैं, तो 40 भी 15 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 40 भी लौसा नहीं होगा। तो 20 तिहाई 60 करके देख लेते हैं, तो 60 जो है 15 के पहाड़े में भी आता है और 5 के भी पहाड़े में आता है, अर्थात ये तीनों के पहाड़े में 60 हमें मिल रहा है, तो 60 हमारा क्या हो गया, लौसा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मौसा की। ठीक है, तो चेक करेंगे, यहाँ 20 दिया गया है सबसे बड़ी संख्या, 20 से नीचे की तरफ आप जाइए, तो यहाँ छोटे से शुरुआत करना है आपको। ठीक है, 5 जो है वो किससे विभाजित हो सकता है। ठीक है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या, तो 5 जो है इससे पीछे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, एक को छोड़ करके, तो एक को नहीं लेंगे। 1 और 5, चलिए 1 को भी ले लीजिए, 1 और 5 दो ठो से ये विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो 1 और 5 में बड़ी संख्या कौन है, 5 है,
क्या उस 5 से ये 15 विभाजित हो रहा है? तो हाँ हो रहा है। क्या उसी 5 से ये 20 भी विभाजित हो रहा है? तो हो रहा है। तो वो 5 ही वो संख्या है जो इन तीनों को जो है पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। तो इन तीनों संख्याओं का जो मौसा होगा वो होगा 5। वो मौसा क्या हो जाएगा? 5। और फिर आपसे पूछ रहा है कि इनके लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। तो अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, 5 से चूंकि 60 कटता है तो काट दीजिए। कितनी बार में? तो देखिएगा 12 बार में। तो 12:1, 5 एकम 5 और 5 से ये 12 बार में गया। तो 12:1 जो है वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 15 में कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो मान है वो है 4। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ले लीजिए और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है, उसको ले लीजिए और 2 चौका 8 मिला आपको गुणनफल। ठीक है, तो ये जो 8 है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और यही हमारा सही जवाब होगा, यही हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है ना, अर्थात जिसका एक और स्वयं को छोड़ करके कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 29 जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होने वाली संख्या है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 29 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। ये सब संख्याएं जो है ये सभी की सभी भाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होती है। तो 25, 16 और 15 जो है भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आएंगे, अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब अगला सवाल हमसे किया जा रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। क्या पूछा जा रहा है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। कौन सा है इसमें सम संख्या का रूप? देखिएगा, जब भी किसी भी पूर्णांक को दे करके m के रूप में अगर कोई पूर्णांक दे दे, p के रूप में, q के रूप में अगर कोई पूर्णांक दे दे और आपसे सम संख्या या विषम संख्या का रूप पूछे तो आपको जवाब कैसे देना है। सबसे पहली बात कि एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पर जो m है वो तय नहीं है कि वो विषम है कि सम है। ठीक है, पहले से पता नहीं है। ठीक है, तो यदि पहले से पता नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए वो सम हो या विषम हो, जब उसे हम 2m के रूप में लिख देंगे तो वो हमेशा सम होगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। अब इस सम संख्या में, ठीक है, अब इस सम संख्या में अगर हम सम को जोड़ेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी, और जब हम एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अगर 2m + 2 लिखा जाए, है ना, या फिर 2m + 4 लिखा जाए, या फिर 2m + 6 लिखा जाए, यानी 2m के साथ एक सम संख्या को जोड़ करके लिखेंगे तो ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं सभी की सभी सम संख्याएं हैं, है ना। लेकिन जब हम 2m के साथ जो है एक विषम संख्या जोड़ के लिखेंगे, है ना, 2m के साथ एक विषम संख्या जोड़ लिया, 2m के साथ एक विषम संख्या जोड़ लिया, तो इस प्रकार जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है सभी की सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या ऐसा रूप कहीं पर दिया गया है? हमसे पूछा है सम संख्या का रूप। ठीक है, तो सम संख्या का रूप जो होगा वो होगा हमारा 2m। ठीक है, देखिए 2 से गुना करने पर कोई भी संख्या जो है वो एक सम संख्या का रूप धारण कर लेती है, अर्थात कोई भी पूर्णांक होगा उसमें सम संख्या से गुणा करेंगे, वो चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। और जब एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगा तो उसमें अगर सम संख्या जोड़ के दिया गया हो तो वो सम संख्या होगा, अगर विषम जोड़ के दिया हो तो विषम होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जोड़ के रूप में नहीं दिया गया है, 2 से गुना किया गया, और यही जो संख्या है ऑप्शन नंबर सी में ये एक सम संख्या का रूप है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की प्रश्न आपसे किया जा रहा है कि यदि 4 और 6 अभाज्य संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? यदि 4 और 6 अभाज्य संख्याएं हैं तो
डैश और डैश का लॉसा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये तो अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये दोनों की दोनों कैसी संख्याएं हैं, भाज्य है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसी संख्याएं आपको दे दी जाएं, यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा है, तो ये जो है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ क्वेश्चन कुछ और है और ऑप्शन कुछ और दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता वही अभाज्य संख्या है, और वो संख्या है ऑप्शन नंबर बी में 23। 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 15, 12 और 75 जो है ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा कि 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात बताना है आपको। ठीक है, लौसा और मौसा का अनुपात। ठीक है, तो देखिए लौसा के लिए आपको पहले जाना है बड़ी संख्या पर, और इस बड़ी संख्या को देखना है क्या ये छोटी संख्या के पहाड़े में आता है, क्या ये छोटी संख्या से विभाजित होता है, तो हाँ 10 से 20 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए लौसा 20 ले लेंगे। और फिर देखिएगा चूंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो छोटी संख्या हमारा मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। और फिर इनका अनुपात पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, अनुपात। तो पहले लौसा को रखने के लिए बोला जा रहा है, फिर अनुपात दे करके मौसा को रखने के लिए बोला जा रहा है। और ये 10 के पहाड़े में जो है 2 बार में 20 आ जाता है, और ये 10 एकम 10 आ जाता है, तो 2:1 जो हो गया हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं, तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा 2:1। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यदि 65 तथा 117 का मस 65 तथा 117 का मस 65m माइनस 117 के रूप का है, तो m का मान क्या होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ आप जब गौर करते हैं तो देखते हैं कि 65 और 117 जो है दोनों के दोनों 13 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और 13 वह संख्या है ना, छोटी से छोटी संख्या जिसके टेबल में ये दोनों के दोनों आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों विभाजित हो रहे हैं, अर्थात इनका मौसा जो होगा 13 होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनका मौसा 65m माइनस 117 के रूप का है ना, तो क्या करेंगे कि ये जो रूप है इसके बराबर हम इसके मौसा को रख देंगे जो कि एक्चुअल मसा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 65m माइनस 117 बराबर 13 रख देना है। ठीक है, क्योंकि यही मसा है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो जब आप 65m करोगे यहीं पर छोड़ दोगे तो माइनस 117 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 13 में 117। ठीक है, अब हम लिखेंगे 65m बराबर 7 3 10 का 0 हो गया, हाथ लगा 1, और 1 1 2 और 1 3, और ये 1 का 1 हो जाएगा। अब m बराबर आपको प्राप्त होगा 130, और बट्टा में चूंकि इधर गुना में है तो बट्टे में जाएगा, तो 65 और 65 दूनी होता है 130, अर्थात m का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो वो है 2, और आपका इनका मौसा पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो मौसा यहाँ छोटी संख्या हो जाएगा और वो है 2, तो जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पावर के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछेगा किसी भी संख्या का, तो आप झटपट उसे रफ में लिखिएगा और थोड़ा मेहनत करके इसे बना लीजिएगा। यहाँ से देखिए 2 से ये कट रहा है, चूंकि लास्ट में 6 है। ठीक है, तो 2 चौका 8, इसमें से 1 बचा, 1 पर 16, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे है ना, 2 दूना 4, 2 चौका 8 है ना, फिर क्या करेंगे 2 से 2 एकम, 2 दूना 4। ठीक है, फिर यहाँ 2 से 6 बार में जाएगा, फिर ये 2 से 3 बार में जाएगा, और फिर ये 3 से 1 बार में जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो समझिएगा कि मामला अब खत्म हुआ, और यही सारे अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4
5, 5 बार आया तो 2 का पावर 5 होगा, और 3 एक बार आया तो गुना में 3 होगा। ठीक है, तो 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1 कहीं पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में यह दिया गया है 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर 1, क्योंकि 3 एक बार आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अब हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, दो संख्याओं के गुणनफल इतना है और उसका मौसा इतना है, तो उसका लौसा क्या होगा। ठीक है, जब कभी भी आपको दो संख्याओं का गुणनफल देके अगर मौसा पूछे तो लौसा से भाग कर दीजिए, जो कि दिया होगा क्वेश्चन में। अगर लौसा पूछेगा तो मौसा से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, यानी कि 8670 है, उसको आप 17 से भाग कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो लौसा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 8670 को हम भाग कर देते हैं कितना से, 17 से, तो 17 से भाग करेंगे तो 17 पचे 85, एक बचा, एक पचा 17 हो गया, 17 कम 17 जीरो बच गया। ठीक है, तो 510 जो हो गया हमारा लौसा प्राप्त हुआ। ठीक है, जब कभी भी गुणनफल देके पूछेगा तो इसी तरीके से बनाएंगे 510, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 6, 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 6, 8 और 22 का लौसा एवं मौसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है 20 से आगे के टेबल जो है पहाड़ा जो है याद नहीं है, तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है टेबल से आप लौसा और मौसा को ज्ञात करना। तो आप झटपट क्या करें, यहाँ लौसा की बात हो रही है तो 6, 8 और 22। ठीक है, 6, 8, 6 को आप तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 गुने 3 में, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 में, और 22 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 11 में। अब आपको क्या चाहिए, लौसा चाहिए, तो लौसा के लिए आप पहले इन तीनों को क्या कर लीजिए, घेर लीजिए, जोड़ा लग रहा है तीनों में। ठीक है, फिर आप एक बात और देखिएगा कि यहाँ 3 का जोड़ा नहीं लग रहा, तो इन तीनों में से एक ठो 2 ले लिए, लौसा के लिए ले रहे हैं आप। ठीक है, फिर 3 का कहीं भी जोड़ा नहीं लगा तो 3 को भी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 का अन्य संख्याओं में कहीं भी जोड़ा नहीं लगा, इस 2 का भी अन्य संख्याओं में कहीं जोड़ा नहीं लगेगा, तो इन दोनों को भी लिख लेंगे, और 11 है, इसका भी कहीं जोड़ा नहीं लिख रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, और इन सबको गुना कर लीजिए, हमें लौसा पहले मिलेगा, तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और 44 दूनी हो जाएगा हमारा 88, और 88 में 3 से गुना करेंगे तो तीनों अठे 24 का 4 हाथ लगा 2, और तीनों अठे 24 2 26, यानी 264 हो गया लौसा। और जब मौसा की बात करते हैं तो जो तीनों गुणनखंडों में शामिल हो, ठीक है, तीनों में शामिल हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए तीनों में 2 शामिल है, तो 2 हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मौसा। ठीक है, अब यहाँ काट दीजिए, चूंकि कटने वाली संख्याएं हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और अनुपात में हो गया 1, यानी 132 अनुपात 1 जो है यही हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए पूछा जा रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 प्राप्त होता है, दो लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड को पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 5005 है। ठीक है, और चूंकि यह बहुत ही कम समय में बन जाने वाला है तो इसको बना ही लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर जो है पहले से आप जानते हैं तो आपको वहां कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन पर जाएं। ठीक है, तो चलिए ये छोटा प्रोसेस है तो इसको कर ही लेते हैं। हमें बताना है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो हम यहाँ 5005 के अभाज्य गुणनखंड को भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से ये संख्या कटने वाली है, 5 एक 5, डबल जीरो रहेगा, 5 एक 5 है ना। अब यहाँ जो आया 1001 है ना, ये कटेगा किस से, तो ये कटने वाला है 7 से। ठीक है, तो काटिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 3 पर 0 30, तो 7 चौका 28 हो जाएगा, बचेगा 2 और 2 पर 1 21 है ना, तो 7 तिरका 21। यहाँ जो 143 है वो 11 से कटने वाली संख्या है, तो 11 से आप इसको काट दीजिए, 11 एकम 11, यहाँ बचा 3, 14 में से 11 निकल गया, 3 बचा, 3 पर 3 33, तो 11 यहाँ 33 देंगे, और 13 जो है यह खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से ही विभाजित होगा एक बार में, जब 1 आ गया तो समझिए मामला खत्म हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो कितने हैं, तो 4 ठो है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5005 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही जवाब
होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। ठीक है, जब कभी भी इस तरह की संख्या दे जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल हो और उसका मौसा दे दे और लौसा पूछे, तो आपको कैसे ज्ञात करना है, लिखना है कि लौसा बराबर क्या बराबर, लौसा बराबर, ज्ञात करने का तरीका है ये कि लौसा बराबर जो गुणनफल दिया है उसे ऊपर लिख देंगे, 2166 को ऊपर लिख देंगे और लौसा पूछ रहा है तो बट्टा में मौसा लिख देना है। ठीक है, अब इसको भाग लगा देना है, जितनी बार में ये कट जाए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 19 से कम 19 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 2, 2 पर 6 26, फिर 19 से कम 19 देंगे, बचेगा 7, 7 पर 6 76 और 19 चौका 76। तो जो ये 114 आया यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 114, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ कहा जा रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में हमने बताया कि कैसे आप सम और विषम का रूप पहचानोगे। तो देखिएगा कभी भी कोई धनात्मक पूर्णांक देगा और उसमें किसी सम संख्या से गुना करेगा तो वो एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 4m 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 देखो तो वो एक सम संख्या है। ठीक है, अब सम में अगर सम जोड़ेगा तो सम संख्या प्राप्त होगी और सम में विषम जोड़ेगा तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ 4m एक सम संख्या, उसमें 2 को जोड़ा तो है ना, जो कि खुद एक सम संख्या है, तो सम और सम मिलकर के ये सम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ विषम पूर्णांक का रूप पूछा जा रहा है। यहाँ 4m एक सम संख्या है और उसमें 4 जो जोड़ा वो भी एक सम संख्या है, इसलिए इसका परिणाम जो मिलेगा वो एक सम संख्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ 4m एक सम संख्या और एक विषम संख्या है, तो सम और विषम को जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। यहाँ देखिएगा कहा जा रहा है कि संख्या 2.13111113111113 क्या है। ठीक है, यह एक पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन मतलब कि चुनने में दिक्कत हुई है, ऑप्शन में नहीं क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉट 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 देता है एंड सो ऑन देता है, यानी कि इसका ऐसा दिखा था कि इसका कहीं अंत नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये डॉट 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 नहीं दिया गया, एंड सो ऑन नहीं दिया गया है, तो इसको परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये परिमेय संख्या है क्योंकि आगे जो है यहाँ पर है ना ऐसा नहीं दिया गया है कि यह अनंत तक जा रहा है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अगर यहाँ पर डॉट 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 दे दे यानी कि यह अनंत तक जा रहा है तो यह इसका मतलब है कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब जो है हमारा अगला प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताओ। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको बताना है, तो 144 को आपको लिख लेना है। ठीक है, और देखना है इसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना है, उसमें 2 जितनी बार आएगा वहीं उसका घात हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से ये कटा 7 बार और 2 बार ये 72 बार में, 2 से फिर कटेगा 36 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 18 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 9 बार में, और फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, और ये 3 खुद 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो इसमें 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, इसलिए 2 का घात जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा 4। ठीक है, अब यहाँ बात देखिएगा कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यहाँ 64 में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 64 के अभाज्य गुणनखंड में आपका घात पूछ रहा है 2 का, तो 2 से चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 तिहाई 2 दूना चला गया। ठीक है, फिर 32 जाएगा 2 से 16 बार में। ठीक है, फिर हमारा 16 जाएगा 2 से 8 बार में, फिर हमारा 8 जाएगा 2 से 4 बार में। ठीक है, फिर 4 जाएगा 2 से कितनी बार में, 2 बार में, और फिर हमारा 2 जो है जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ 2 कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया। अतः 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जो घातांक है वो क्या है, 6 है। 2 का घातांक क्या है, 6 है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला क्वेश्चन जो है ये है कि यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। कभी भी 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न पर, है ना। 18 तथा 72 का मौसा हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ दो संख्याएं दी गई हैं और एक बड़ी संख्या जो है ये छोटी संख्या के टेबल में यानी छोटी संख्या के पहाड़े में आ रही है, अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यहाँ छोटी संख्या जो होगी वही हमारी मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 18 और 72 का मौसा होगा ऑप्शन नंबर ए 18, ठीक है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इस तरह के प्रश्न जो है इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब देखिएगा 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है, तो आपको क्या करना है, 156 लिखना है और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो 2 से 2 सते 14, इसमें 1 बचा, 1 पर 6 16 हो गया, तो 2 अठे 16। फिर 2 से आप इसको काटोगे तो 2 तिहाई 6 होगा, 1 बचेगा, उस पर 8 18, 2 9 18। अब ये जो 39 है ये 3 से कटेगा, तो 3 से देंगे, 3 एकम 3 तीर का 9, और 13 जो है खुद एक चूंकि अभाज्य संख्या तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक जो होगा वो 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखिए आप कि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए, है ना, ए बी का मौस और ए बी का लॉस का गुणनफल अब बाटा ए गुने बी, है ना। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो संख्याएं अगर दी गई हो, जैसे कि ए बी दिया गया है, तो दो संख्याओं का लॉस गुने मौस उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यानी ये लॉस गुने मौस इस गुणनफल के बराबर है, ए गुना बी के बराबर है। चूंकि बाटा के ऊपर का मान और नीचे का मान दोनों बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे और कटेगा तो हमारे रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, ठीक है। देखिएगा सह अभाज्य किसे कहते हैं, है ना। तो वैसी दो संख्याएं या दो संख्याओं का ऐसा युग्म, है ना, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसा 1 निकल करके आए, वही हमारा कहलाता है सह अभाज्य, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 14 और 35 का मौसा जोड़ा देखिए तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्या 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ जब आप 14 और 35 का करेंगे तो देखिएगा यहाँ 14 हो गया और 35 हो गया, है ना। मौसा झटपट निकाल लीजिए, 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है। जब ने आपने 28 किया तो 35 में से 28 जाएगा तो 7 तो बचेगा ही बचेगा, और इस 7 से आप 14 को अब भाग करोगे, क्यों, क्योंकि शेषफल जो है हमें छोटा प्राप्त हो गया इससे, ठीक है। तो अब इसमें भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ मौसा तो 7 प्राप्त हुआ, तो इसलिए जो है ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, मौसा 1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। 18 25 का ही लेकर के चेक कर लीजिए, आप थोड़ा समझ भी जाएंगे, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने से शुरू करते हैं मौसा ज्ञात करना। तो 18 एकम 18 हो गया और यहाँ हमें प्राप्त होगा 7, और 7 से फिर 18 में करूंगा, ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा 7 दूनी 14, तो 14 जब 18 में से जाएगा तो 4, तो फिर यहाँ 7 में करेंगे तो 4 एकम 4 होगा, तो फिर यहाँ 3 बचेगा। अब इस 3 से जो है 4 में भाग लगाया जाएगा तो 3 एकम 3 होगा, और यहाँ 1 बचा, और 1 से जब 3 में देंगे तो 1 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 मौसा प्राप्त हुआ 18 और 25 का, इसलिए 18 और 25 जो है ना सह अभाज्य है, क्या है, सह अभाज्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो जो किसी के टेबल में नहीं आए वो अभाज्य है। तो 31 जो होता है वो किसी के टेबल में, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है। भाई लौसा मौसा दे दिया और उनमें से एक संख्या दे दिया, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, तो आपका जो है जवाब कैसे निकालोगे, लौसा गुने मौसा बटा पहली संख्या कर लीजिए, है ना। तो लौसा हमारा क्या है, मौसा है 27 और लौसा है 162, से गुना करके ऊपर रख देना है, और एक संख्या जो दी गई है उसे नीचे रख दीजिए और इसको काट छांट कर दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 27 दूनी 54 होता है, और इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 एकम 2, तो 81 जो मिला ये हमारी दूसरी संख्या होगी, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। तो 81 जो है हमारी दूसरी संख्या हो गई। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संख्याएं 12 15 एवं 21 का मौसा क्या होगा, ठीक है। देखिएगा बाबू यहाँ पर क्या दिया गया है, 12 15 और 21 का मौसा पूछा जा रहा है, ठीक है। आप फैक्टर में तोड़ करके इसे बनाइए, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ करके बनाइए, ज्यादा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो 12 है उसे जब आप अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है। अच्छा, दो दो बार आएगा, सॉरी, दो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आप करोगे, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 एकम 12 हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप 15 को तोड़ोगे, ये किसका हो रहा है, ये 12 को आपने तोड़ा तो ऐसे प्राप्त हुआ। जब आप 15 को तोड़ोगे, है ना, अभाज्य गुणनखंडों में, तो आपको 1 गुना 3 गुना 5 प्राप्त होगा। जब आप 21 को तोड़ोगे इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो 1 गुना 3 गुना 7 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसका मौसा। तो बताइए इन तीनों में कौन सी ऐसी संख्याएं हैं या संख्या है जो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि 1 तीनों में आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ में भी 3 है और इसमें भी 3 है। तीनों संख्याओं में 3 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, ठीक है, माने 3 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो एक 1 है जो तीनों में कॉमन है और एक 3 है जो तीनों में कॉमन है। तो 3 एकम 3, यही जो होगा हमारा मौसा हो जाएगा 3, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से नहीं बनाए, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें कि ये तीनों की तीनों संख्याएं कोई बड़ी संख्या तो है नहीं, तीनों के तीनों छोटी संख्याएं हैं। और तीनों को चेक कीजिए कि किसके टेबल में ये आते हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो हैं वो 3 के टेबल में आ जाते हैं और 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को क्या कर सके, काट सके, ठीक है। तो 3 हमारा मौसा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि यदि 360 बराबर 2 के पावर p हो, 3 का पावर q हो, 5 का पावर r हो, तो p प्लस क्यू माइनस आर का मान बता के दिखाओ हमें, ठीक है। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे पावर में अगर दे दे एक तरफ और उस तरफ पूरी की पूरी संख्या हमें दी गई हो, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 360 जो है उसको लिख लीजिए और आप अपनी तरफ से जो है उसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 360 है, हमने लिख लिया और 360 को पहले 2 से भाग देना शुरू किया। तो ये देखिएगा 18 दूनी 36 होता था, 18 में कट गया और यहाँ 0 उतर गया, ठीक है। 2 से ये 9 बार में आता है तो 0 उतर गया, ठीक है। फिर यहाँ 2 से देंगे तो 45 दूनी 90 होता है तो 45 से कट गया। अब 45 3 से जाएगा तो 15 बार में जाएगा और ये 15 खुद 3 से 5 बार में जाएगा और 5 5 से ही जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखें, है ना, कि 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, है ना। तो 2 का पावर यहाँ 3 आ रहा है, यानी कि p का मान होगा 3, p का मान क्या होगा 3। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ 3 का पावर q है, यहाँ 3 2 बार आ रहा है, यानी कि q का 3 का पावर जो है वो 2 होगा, यानी यहाँ q के जगह पर क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा। और यहाँ देखिएगा 5 का पावर r है और यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो r के जगह पर 1 आएगा, ठीक है। तो घटाओ में 1 लिख दीजिए, तो 3 2 5 हो गया और 5 घटाओ 1 करेंगे तो हमें मिला 4। तो देखिए क्या ऑप्शन में 4 दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी पर और यही हमारा सही जवाब होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 43। इसमें कहा जा रहा है कि 15 तथा 105 का मौसा है, ठीक है। देखिए 15 के पहाड़े में जो है खुद 105 आ जाता है, ठीक है, आ जाता है। तो ये जो छोटी संख्या 15 है इसे एक बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो इसलिए छोटी संख्या को ही हम मौसा कहेंगे और बड़ी संख्या को लौसा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ मौसा पूछा है तो 15 जो होगा वो हमारा मौसा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 44। उसमें पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये दे दिया और उनका लौसा दे दिया, तो उनका मौसा पूछ रहा है, तो हमेशा गुणनफल को उसके लौसा से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका गुणनफल दिया गया है 15,625 और इसका लौसा जो है वो है 25, तो 25 से आप भाग कीजिए, ठीक है। 25 से आप भाग करेंगे तो 25 छक होता है 150, ठीक है। यहाँ बचा 6 उतर गया, 6 पर उतरा 2, ठीक है, तो हो गया 62। तो 25 दूनी 50, तो फिर हमारे पास बचा 12, 12 पर 5 बचा 125, तो 25 बचे 125, तो जो 625 हमें प्राप्त हो रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मौसा हो जाएगा, ठीक है, हमारा मौसा हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ना थोड़ा उलट फेर कर दिया है, कभी भी लौसा बड़ा होता है और मौसा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो देखिएगा इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ मौसा 25 देना चाहिए था, तो और लौसा हम लोगों से क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए
था, जो कि आता ऑप्शन में, है ना, हमारा आंसर 625 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है, तो देखिएगा 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है, तो 192 का अभाज्य गुणनखंड आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 से ये जाएगा कितनी बार में, 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से देंगे तो 2 चौका 8 2 अठे 16, फिर 2 से ये जाएगा कितनी बार में, तो 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से हमारा 24 कटेगा, 2 एकम 2 दूना, ठीक है, 12 बार में, और 2 से काटूंगा फिर 12 को, तो ये जाएगा 6 बार में, और ये 6 बार में कट गया। फिर इस 6 को जो है मैं काटूंगा 2 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 3 जो है 1 बार में कट गया। ठीक है, हमसे 2 का घात पूछा जा रहा है, 2 गिन लीजिए, इसमें जितनी बार आया होगा वही घात हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है ना, 192 के अभाज्य गुणनखंड में तो 6 बार आया है, इसीलिए जो 2 का घातांक होगा वो होगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। कभी भी 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा आपसे पूछेगा तो हमेशा 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये फैक्ट चेक भी आप कर सकते हैं। जैसे 2 ठो लगातार सम संख्या आप ले लीजिए, जैसे मान लेता हूं कि 16 और 18 ले लिया हमने। ठीक है, और इसका मौसा निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना हमें प्राप्त होता है। 16 एकम 16 हमने कर लिया, तो यहाँ देखिए 18 में से 16 जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि हमें जो यहाँ शेषफल प्राप्त हुआ भाजक से छोटा प्राप्त हो गया। अब इसको घेरेंगे और 16 को उठाकर यहाँ लाएंगे, 2 अठे क्या हो जाएगा, 16 हो गया, और ये कट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ मौसा हमें 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। आप एचसीएफ से भाग कर दीजिए, आपका एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। अब ये आप खुद से करें। ठीक है, अब देखिएगा, है ना, आगे जो है प्रश्न आपका, चलिए इसको मैं कर ही देता हूँ, काहे के लिए आपके ऊपर छोड़ूंगा। ठीक है, तो देखिएगा 86 70 है, क्या है, 8770, तो 8000 ये 8670 है बोले। ठीक है, तो 8670 में आप क्या करेंगे, 17 से भाग करेंगे। देखिए 17 पचे 85 होता है, 17 एकम 17 हो गया, 0 हो गया, 510 हमें आंसर आ गया। ये प्रश्न जो है पीछे भी आया हुआ था। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी गुणनफल देगा तो मौसा से भाग कर दीजिए, लसा ज्ञात हो जाएगा, जो कि 510 ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि 130 बराबर ये दिया गया है ना, 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 हो, तो मौसा आपको बताना है कि 130 और 15 का मौसा क्या होगा। ठीक है, 130 और 15 का मौसा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल जो है, आप यहाँ पर देखेंगे कि आप जब इनको क्या कर रहे हैं, ये तो पूरा पूरा यहाँ टूटा नहीं है, ये तो मतलब कि बटा हुआ है शेषफल के रूप में भी। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है कि जो अंतिम भाजक होगा वही होगा। तो 5 से जो है ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं, 15 से नहीं। तो यहाँ जो होगा 5 यहाँ शामिल है, जो कि 15 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, और यहाँ 15 तो शामिल है, लेकिन 15 जो है ना, यहाँ पर 15 जो शामिल है, ये 15 जो है पूर्णतः 130 को नहीं काट रहा है। ठीक है, इस 15 में जो है 5 शामिल है। कैसे पता चला कि पूरा पूरा नहीं काट रहा है, क्योंकि यहाँ शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 शामिल है, तो वो 5 जो है इसको भी पूरा काटेगा, और ये 5 जो है इसको भी पूरा काट रहा है। कैसे पता चला, 5 के पहाड़े में 15 आता है, 5 3 15, देखिए कट रहा है। और इसका पता इसलिए चला क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 से जरूर इसमें भाग लगेगा। ठीक है, तो 5 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, इसलिए हमारा मौसा जो होगा 5 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर दिया जा रहा है कि यदि a बराबर 2 का पावर 3 है और गुना में 3, b बराबर जो है 2 गुने 3 है, c बराबर 3 का पावर n गुने 5, तथा ए बी सी का एलसीएम जो है 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5, तो n का मान आपको क्या करना है, बताना है। देखिएगा यहाँ पर 2 का पावर 3 लॉसा में जो है सबसे बड़े पावर वाले को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर तो 2 है ही नहीं है, तो यहाँ सबसे बड़े पावर 2 का पावर 3 को ले लिया गया। ठीक है, यहाँ 1 पावर था, इसे छोड़ दिया गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि 3 के पावर की, तो 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 का पावर यहाँ 1 है, और 3 का पावर यहाँ पता नहीं है। ठीक है, नहीं
नहीं दिया है, लेकिन यहाँ लिया है 3 का पावर 2। इसका मतलब है कि 3 का पावर यहाँ 2 जरूर था सबसे बड़े पावर के साथ, इसीलिए तो ये लिया गया है। ठीक है, तो ये 3 का पावर 2 लिया गया, यानी कि n का मान जो होगा वो 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है और यही हमारा सही जवाब होगा। चलिए, हमने जो है 50 प्रश्नों की जो टारगेट था उसे हमने पूरा कर लिया। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी तरह के लगातार वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान विद्या क्लासेस 10 को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करना न भूलें। अपना विचार जो है, अपनी जो कमेंट है वो ज़रूर हमें साझा करें, अपने ओपिनियन ज़रूर हमें साझा करें, ताकि जो है हम अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला सकें और अपने कंटेंट में भी इम्प्रूवमेंट ला सकें, और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आपके एग्ज़ाम के लिए आए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद अभी तक आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चंस के साथ।